हुक्म हुआ था कि इसकी ओपनिंग करनी है। तो जो अपना स्टार्ट पॉइंट है वो है कि 21वीं सदी में सुपर पावरिज्म और जो रीजनल सुपर पावर बने हुए हैं, रीजनल सुपरा नेशनल ग्रुप्स बने हुए हैं, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये दो ही। तो सुपर पावरिज्म का एक्सप्रेशन है मिलिट्री फोर्स, मिलिट्री फोर्स। और जब हम ये स्टार्ट में लिखते हैं कारपोरेट कैपिटलिस्ट सिस्टम इज रूट काज ऑफ ऑल इल्स, जिसका मतलब कारपोरेट सिस्टम जिसमें मनी सेंट्रिक है उसको हम सब बीमारियों का जड़ ठहरा देते हैं। अब जो रीजनल ग्रुप्स हैं, सुपरा नेशनल ग्रुप्स जो हैं, वो सुपर पावरिज्म को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं थ्रू कारपोरेट सिस्टम। तो इन दो बातों को मिलाते हुए मैं आपके सामने अपनी बात रखूँगा। वो अटीपटी भी लग सकती है, मगर कुछ हो तक सकता है वो चल भी जाए। तो मैं इसको जहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि जैसे वो लिखा हुआ अपना कारपोरेट कैपिटल सिस्टम इज रूट काज ऑफ ऑल इल्स, तो मैं जहाँ इस बात को मानता है कि सुपर पावरिज्म इज द रूट काज ऑफ ऑल कन्फ्लिक्ट्स, कि दुनिया में जितने टकराव हैं उनकी जड़ जो है वो महाशक्तिवाद में है। ये महाशक्तिवाद ग्लोबल लेवल पे हो सकता है और ये महाशक्तिवाद रीजनल लेवल पे भी हो सकता है। ये महाशक्तिवाद की एग्जांपल आपके सामने तीन ही बता देता हूँ मैं आपको कि सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में जो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग थी टोटल, वो थी $2.89 ट्रिलियन। 2025 2.89 अरब खरब डॉलर थी वो मिलिट्री पर। जो सब वर्ल्ड के ग्लोबल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको प्लान बनाते हैं, उसमें स्पेंडिंग करते हैं वगैरह वगैरह। और 26 में यूरोप का एक्सपेंडिचर बढ़ा है 14% मिलिट्री एक्सपेंडिचर, और एशिया का बजट जो है वो 8% बढ़ा है टोटलिटी में। जिसका मतलब कि यूरोप भी अपना मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ाएगा 26 में 14%, और एशिया के कंट्री भी अपना मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वो 26 के मुताबिक, सिप्री के मुताबिक 2026 में ये 8% मिलिट्री स्पेंडिंग करें। जिसका मतलब ये है कि सुपर पावरिज्म जो है वो अभी चल रहा है जो करता है। और सुपर पावरिज्म की दो डायमेंशन है सर। एक तो वो डायरेक्ट इंटरवेंशन करता है, वो अपने डॉक्यूमेंट में भी है कि अमेरिका ने जहाँ जहाँ भी डेमोक्रेसी पनपी है वहाँ ही आकर के उसने अपनी डायरेक्ट इंटरवेंशन करके तानाशाही ला दी है। और एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ आपको, वो है ट्रूमन डॉक्ट्राइन कि 45 के बाद जब रूसवेल्ट बदल गया तो जब ट्रूमन वहाँ पर प्रेसिडेंट बना तो अब कुछ अरब में जे हो गया वो हो गया, खलीफा ढा दिया था। तो उसने कहा अब इसका क्या करें, जहाँ पेट्रोल ही पेट्रोल है, मिलिट्री की चलती हुई मशीनरी है। तो उसने एक डॉक्ट्राइन बनाई, एक प्रिंसिपल बना दिया कि जहाँ पर उसको सत्ता में लाया जाएगा जो नॉन कम्युनिस्ट हो, एक बात, नॉन डेमोक्रेटिक हो, और जो हमारे साथ चले। अब नॉन डेमोक्रेटिक हो और नॉन कम्युनिस्ट हो, वो कौन सा आदमी बचता है दुनिया में जो मिडिल ईस्ट में सत्ता पर रहे? वो एक ही बचता है, वो है रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, चाहे राजा हो, चाहे मुल्ला हो, या कोई। तो ये अमेरिका की ट्रूमन डॉक्ट्राइन की इम्प्लीमेंटेशन से अगर ईरान में डेमोक्रेसी आई तो ध्वस्त कर दी, और कहीं स्प्रिंग रेवोल्यूशन होता है जूथ का ध्वस्त, टर्की में कहीं होता है तो ध्वस्त। बस जहाँ जहाँ भी ये जो अपने कंट्री हैं जहाँ मिलिट्री की चलने में पेट्रोलियम ज़्यादा है, वहाँ वही सत्ता में रहेगा जो नॉन कम्युनिस्ट हो कि उस ब्लॉक के साथ ना चला जाए, नॉन डेमोक्रेटिक हो
कि वो सारी पेट्रोल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करते हुए और अमेरिका की कंपनी को बाहर से निकाल दें। तो इसका मतलब कि वही एक बचता है। इस किस्म की जो ग्लोबल फार्मूलेशन हैं पॉलिटिकल, और वो इम्प्लीमेंटेशन पॉलिटिकल ना हो, लोगों का माइंडसेट बदल जाए कि हमें डेमोक्रेसी लानी है, तो उसको फिर मनाएंगे मिलिट्री से। ये तो आगे डायरेक्ट इंटरवेंशन की एग्जाम्पल। उसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन की एग्जाम्पल आपके पास वियतनाम की है, कोरिया की है, और कई कंट्री के जहाँ मिलिट्री ने जा कर के डायरेक्ट इंटरवेंशन की है, इसने अमेरिका ने, और बदला है। अब एक चीज़ बाहर से दोबारा पैदा हो गई वो है नॉन स्टेट एक्टर। और नॉन स्टेट एक्टर जो हैं, जिसको आजकल नए नाम से पुकारा जाता है उग्रवाद, आतंकवाद। उग्रवाद और आतंकवाद ये महाशक्तिवाद की परछाई है, शैडो है। अगर मैं धूप में खड़ा हूँ तो मैं हूँ, तो मेरी परछाई है। ये धूप है और परछाई, मैं हूँ और मेरी परछाई। महाशक्तिवाद है, और जो मार्केट ओरिएंट सिस्टम चल रहा है पूंजीवाद का, ये दोनों को मिला करके जब देखते हैं तो उसकी परछाई उग्रवाद है। तो उग्रवाद का सबसे पुराना जन्मदाता जो है, ओल्डेस्ट विश्व गुरु अगर है तो भारत है। नाराज नहीं हो जाना। वो कैसे कि ये बताओ कि 1971 मुक्ति बानी को ट्रेनिंग किसने दी, ये बता दो। 1971 में मुक्ति बानी को ट्रेन किसने किया? कौन सा देश है वो? पता नहीं अब कौन है, आप सोचो। आप लिट्टे को जब वहाँ पर लंका में उन्होंने तामिल के कुछ राइट्स को कर्टेल किया कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ा करके जयवर्धन ने, तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कुछ बाकी इधर आ गए। तो लिट्टे की ट्रेनिंग कैंप पर किसने लगवाई वो देखो। जब तक हम ये नहीं देखते कि उग्रवाद का जन्मदाता कौन है, एक स्टार्ट देखो कैसे कैसी एक्सपेरिमेंट हो सकता है हमने किसी के कहने पर किया हो, इसकी औकात नहीं है। ये बात पक्की है कि महाशक्तिवाद एक बैठा हुआ, सुपर पावर एक तो बैठा, उनके कंसेंट के बगैर ये रीजनल सुपर पावर कुछ नहीं कर सकती। मगर एक इनिशिएटिव होता ना, उस इनिशिएटिव को अगर हम कहते हैं शायद डेमोक्रेसी की जी करेंगे तो बात चलती नहीं थी। तो एक एग्जाम्पल और है जो आपके सामने सबके लिए जानकार रखना चाहता हूँ। मैं कई बार बोलता हूँ, अगर रैपिडली बोलता हूँ कि बांसले मिलिट्री एकेडमी अंग्रेज़ों के वक़्त हिंदुओं को मिलिट्राइज करने के लिए 1931 में परमिशन मिली है आपको। 1931 में बांसले मिलिट्री एकेडमी की फाउंडेशन रखी गई डॉक्टर BS मुंजे के द्वारा। मुंजे स्टालिन से, उसे मुसोलिनी से मिल के आए थे, तो उसने कहा भी इसकी तैयारी रखो। और वो आज आपके जो सैनिक स्कूल हैं वो किसके कंट्रैक्ट पे हैं, किसके अंडरटेकिंग हैं, वो खुद आप सर्वे कर लो कि 40 सैनिक स्कूल इंडिया में हैं। तो कौन सी मिलिट्री को ऑर्गेनाइज करेंगे? ये सारी बातें सुपर पावरिज्म और रीजनल सुपर पावरिज्म के मुताबिक चल रही हैं कि डिसाइडिंग फैक्टर फाइनल जो है मनी, पावर और फाइनल लास्ट में था माइट। कि जहाँ पैसा काम ना करे, जहाँ लोग इतना हल्ला कर दें कि सत्ता कंट्रोल में नहीं करे, तो वहाँ लास्ट में ताकती है वो मिलिट्री है। मिलिट्री जैसे बांग्लादेश में देखो, ये नेपाल में देख लो, मिलिट्री। तो मिलिट्री पावर जो है उसको अगर अपने आप से हिसाब से कल्टीवेट कर रखेंगे तो तब जाके बाद जो है वो लगातार स्मूथ चलती है। ये फाउंडेशंस हैं जो हमारी जानकारी में चाहिए। ये मेन एजेंडा नहीं, पर फाउंडेशन तो है जिसकी जानकारी। ये सीड्स हैं, ये सीड्स अगर अंकुर बनेंगे, कल बड़े होंगे, फिर हम कहेंगे यार ये क्या हो गया। होना वही है जो सीड्स लगे थे। तो सुपर पावरिज्म ने एक एग्जांपल बड़ी देते हैं वो USA वाली, कि जब रशिया जो है वो उसने अफ़गानिस्तान में आया तो अमेरिका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कर रशिया के साथ, तो वर्ल्ड वार स्टार्ट, दोनों भी टुपाव टकराएंगी। आखिरकार उसने पाकिस्तान को कहा कि बताओ भाई क्या करें। तो उसने कहा भाई हमें आपकी ज़मीन चाहिए
और थोड़ी सी सेवा चाहिए। पैसे जितने कहो वो देने को तैयार, पैसे की कोई हिम्मत। तो तब एक छोटी सी इंडिया टुडे में पुरानी वो एक एग्जांपल आई थी बड़ी शानदार। और अपने यहाँ भी जब उस वक्त हम 79 सज्जन जी ML में थे ना, हाँ 70 से वो ML में थे हम भी। तब हमारे यहाँ कंडी बेल्ट में जो राजपूत बेल्ट है वहाँ 303 बंदूकें परचेज करते रहे लोग, कोई एजेंसी। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन आ गया कि सराफ साहब ये 303 की बंदूकें को ले रहा है, कौन ले रहा है पता करो। उन्होंने कहा पता करो ना, अब कौन लेने आता है। हमें जितना अपना छोटा नेट पर तो पता नहीं लगा हमें कि कौन लेने आती जैसी। मगर बाद में जब वो इंडिया टुडे की स्टोरी छपी तो वो ऐसा बना था कि महाशक्तिवाद का प्लान कि चूँकि कैंप पाकिस्तान में लगाने हैं और पाकिस्तान इंडिया 47 से इकट्ठा था पहले, तब 303 बंदूक जहाँ आम कामन थी, पाकिस्तान के पास थी, हमारे पास भी थी। तो इंडिया से उन्होंने बहुत सारी बंदूकें या 303 की ले ली, एक बात। और जो उसकी अम्युनिशन था राउंड, वो फैसलाबाद जो अम्युनिशन डिपो वहाँ पड़ा था, तो वो दोनों लोड करके जहाज़ में गए और वहाँ से जहाज़ का झंडा बदल करके वापस आए और आकर के वो फैसलाबाद वाला डिपो जो है वो अम्युनिशन उनको ख़राब भी लगे, वो लिखा ना वो क्या है अम्युनिशन डिपो फैसलाबाद ब्रिटिश इंडिया, तो वो उसे थोड़ा सा स्क्रैप कर दिया ताकि अगर कहीं उसका खोखा मिल जाए तो पता ना लगे रशिया को कि ये बारूद कहाँ से आया है। अब वो 303 चीज़ें तालिबान के पास गई। बस जिस दिन 4-6 महीने के बाद शायद है बात कि रशिया की फौजियों के साथ इनकाउंटर हुआ, 5-6 आदमी मारे गए, AK-47 छीन ली। उस दिन से अमेरिका का डायरेक्ट इंटरवेंशन और डायरेक्ट आर्म सप्लाई ऑटोमेटिक राइफल्स वो मैदान में आ गया। तब से लेकर के 79 से लेकर के 89 तक तालिबान को अमेरिका ने पाकिस्तान के बेसिस पर ट्रेनिंग दी और चलाया। जहाँ 400 या 500 मदरसा हुआ करता था, वहाँ 5-7 हज़ार मदरसा खोल दिया गया। बड़ी बड़ी दीवारें, अंदर क्या कर रहे हैं बच्चे वो अलग बात है। और आखिरकार क्या हुआ कि 89 में जब वो तालिबान जीत गया, रशिया पीछे हट गया, फिर उनकी इंटरनल वार स्टार्ट हो गई। उसमें चलो जो होगा, मगर फाइनल 2001 में जब वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ तो उन्होंने कहा जी अपने पाले हुए आदमी कल हमारे को हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं करेगी। हाँ ये तालिबान से अपनी लिखा भी है अपनी कि बगैर वेरिफिकेशन के, बगैर कुछ किए हुए, बगैर इन्वेस्टिगेट किए हुए बस, और ये कह दिया कि जो हमारे साथ नहीं है वो दुश्मन के साथ माना जाएगा। ये स्लोगन देख करके बुश ने साफ कह दिया कि जो हमारी सपोर्ट नहीं करता एंटी, ये अपना ये जो है एंटी टेररिज्म आतंकवाद, इसका मतलब उन आतंकवादियों के साथ है। हर कंट्री को अमेरिका के साथ चलना पड़ा और 2001 से लेकर के 2019 में एग्रीमेंट हुआ। इसका मतलब ये है कि वो अमेरिका जिसने तालिबान पैदा किए, उसी तालिबान की अमेरिका ने पिटाई की और उसी तालिबान के हाथों पिटा गया। और फिर वियतनाम में तो अमेरिका ऐसे भागा था महाशक्तिवाद को कि वो एग्रीमेंट भी कोई नहीं हुआ वियतनाम के वक्त, जहाँ वो थोड़ी सी बात कर गया कि दोहा में बैठ करके वो UAE में थोड़ा सा फाइनल करके कि वो तालिबान जो इंटरनेशनल टेररिस्ट थे अमेरिका के UNO में बैंड, उनके साथ प्रेसिडेंट अमेरिका बैठ के बात करता है और दक्षत करता है। ये पोजीशन है महाशक्तिवाद की कि महाशक्तिवाद कैसे कैसे कौन कौन से लेकर आता है, कौन कौन से नेटर बनाता है और कैसे कैसे काम चलते हैं। एक एग्जांपल और देते हैं आपको बस लास्ट, ज़्यादा नहीं, कि इंग्लैंड से बड़ी ताकत कोई थी जिसके राज में सूरज निगरू होता था, बहुत बड़ी पावर थी वो। उस पावर का जब सूरज ढलने लगा तो हम जो कहते हैं ना ये क्या है वो कहावत हिंदी वाली, वो बिना खड़क बिना वो तलवार, पता नहीं क्या है वो भी
है कोई किसी के बारे में पढ़ाया हो, वो कुछ ऐसा ही है हिंदी वाला। तो जाल्टा में मीटिंग हुई फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जाल्टा में। तो जाल्टा में रूसवेल्ट ने ऐसे ही बोला चर्चिल को, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया को डेलिबरेटली इलिटरेट रखोगे, बैकवर्ड रखोगे, उसको विकास नहीं करने दोगे। बस 3 लफ्ज़ कि डेलिबरेटली इंडिया को बैकवर्ड रखोगे, अनपढ़ रखोगे, उसको विकास नहीं करने दोगे। इसका मतलब ये है कि जो तुमने कंपनियां वहाँ पैसे लगाई हैं माल कमाने के लिए, हमारे कैपिटल को भी, हमारे पूंजी को भी इंडिया में घुसने दो। पर इतनी सी बात सारी थी, सिग्नल था उसको, और फौरी फैसला कर दिया ठीक है संभालो तुम भी। अब इंडियन सरकार अमेरिकन पूंजीवाद को बुलाए, अमेरिकन सरकार इंग्लैंड के पूंजीवाद को बुलाए, अमेरिकन सरकार फ्रांस के पूंजीवाद को बुलाए, अमेरिकन सरकार रशिया के पूंजीवाद को बुलाए, वो तो इंडियन सरकार की मर्जी है कि इंडियन सरकार कौन से पूंजीवाद से अपना विकास करवाना चाहती है, जिसकी सिलेक्शन होगी फ्री। ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो लॉन्ग रन में पता था हो, तो ये छोटी बात क्या है यार ये। और वो इंग्लैंड वहाँ चल रही थी IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। ये इंडिया की साइकी के टच से बात कह रहा हूँ मैं। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी 64 साल लड़ी है इंग्लैंड के खिलाफ, 64 साल आर्मड स्ट्रगल। हाईएस्ट डेवलप्ड यूके, जिसके राज में सूर्य ग्रुप नहीं होता था, और आखिरकार वो IRA लड़ते रहे। और उनका क्रशिंग पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट ये है अच्छी वाली बात कि लॉर्ड माउंटबेटन जो हमारा गवर्नर जनरल, वायसराय, कमांडर इन चीफ रहा है, उसकी हत्या उन्होंने आयरलैंड में कर दी। मारा गया, किश्ती में सवार कर रहा था, मरवा दिया। आखिरकार इंग्लैंड की सरकार को IRA के साथ एग्रीमेंट करना पड़ा, गुड फ्राइडे। वो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट आज वैलिड है, चल रहा है। अब वो कंट्री जिसके राज में सूर्य ग्रुप नहीं होता था, और वो कंट्री इंडिया जो खुद 71 की हिस्ट्री देख लो, आगे लंका वाली देख लो, ये कश्मीरियों के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, ना इनके साथ खालिस्तान के साथ बात करने तैयार है, डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। नो डायलॉग। जब तुम डायलॉग नहीं करते तो इसका मतलब है तुम उस लाइन को अप्रोच कर रहे हो, वो जो कल डिस्कस हुई थी, इफ़ यू वांट वार बी रेडी फॉर द, इफ़ यू वांट पीस बी रेडी फॉर द वार। इसी वजह से कितनी आर्मी कश्मीर में है, 84 में जहाँ कितनी आर्मी डिप्लॉयड थी, अब मणिपुर में कितनी आर्मी डिप्लॉयड है, बंगाल में कितनी होगी, ये सब इंटरनल बार हो, एक्सटर्नल बार हो। जब महाशक्तिवाद होता है तो वो दूसरों पर ही वही व्यवहार करेगा, अंदर भी वही व्यवहार करेगा। तो ये अप्रोच जो महाशक्तिवाद की है, ये बताती है कि अब इसको रिस्पॉन्ड कैसे किया जा रहा है। तो वो जो कुछ एग्जाम्पल हैं दूसरे तीसरे, वो आपके सामने रख देता हूँ कि जितने भी रीजनल ग्रुप्स बने थे, तो रीजनल ग्रुप्स की अपनी जो लिखनी में है किताबों में कि हमेशा रीजनल ग्रुप्स अटापटा रीजनल ग्रुप से बनता है। कहो कि हमारा और अमेरिका का एक कॉमन पॉइंट है, हमारी नस्ल, ये कहते हैं नॉनसेंस बात है भाई। साउथ एशियन पीपल या अमेरिकन की नस्ल कैसे एक हो जाएगी। हाँ, इंडिया, पाकिस्तान, लंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, हम कॉमन जेनेटिक कोड होल्ड करते हैं। हमारा जीन्स कॉमन है, हमारा जेनेटिक कोड कॉमन है, हमारी टोपोग्राफी कॉमन है, हमारा एरिया कॉमन है, हमारे पानी साझा है, हमारी हवा साझी है। इसका मतलब हमारा एक कॉमन पॉइंट है जिसकी वजह से सार्क बना था। अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है यूरोप, उनकी मिडिल ईस्ट वालों की, तो वो जो गल्फ को क्या बोलते हैं सजन जी हिंदी में, खाड़ी के इर्द गिर्द देश जो हैं 11-12, उनकी काउंसिल है वो। जब उनमें थोड़ा सा हार्ड लाइन रहे, ईरान को बाहर निकाल देते हैं, और भी कोई शिया डोमिनेटेड कंट्रीज को बाहर कर देते हैं, तो खुद ही टूट जाते हैं वो। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी उस नस्ल से कि जो एक फाउंडेशन से आई थी,
सार्क की उस नस्ल जो एक फाउंडेशन से आए थे। एशियन टाइगर जो ईस्ट एशिया वाले कंट्रीज़ हैं, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह दूसरे तीसरे, वो भी एशियन टाइगर ईस्ट एशियन कंट्री एक नस्ल से, और यूरोपियन यूनियन एक नस्ल से। अच्छा, अब चूँकि अमेरिका खाली था तो सारे यूरोप वाले वहाँ गए हैं, तो नाफ्टा जब वो बना, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेडिंग एरिया, कि नॉर्थ अमेरिका में जो 4-5 कंट्री, जिसमें मैक्सिको है, पनामा है, कनाडा है और जो अपना अमेरिका है, इनका एरिया जो है उसमें टैक्स टूक्स कम लगता है। तो नाफ्टा जो बना तो वो भी एक नस्ल के दार समझो आप। तो अब कितनी ग्रुप्स बन गया हमारे सामने कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, नाफ्टा, और लैटिन अमेरिका ने बनाया अपना मरकूस, और अफ्रीका ने बनाया अफ्रीकन यूनियंस ऑफ अफ्रीका, और इधर आ गया सार्क, और उधर आ गया वो अपना एशियन टाइगर्स। तो ये सब जो संगठन बने हैं, इन संगठनों को ऑर्गेनाइज किया है लोगों ने एस्पिरेशन, अपने कल्चर कॉमननेस और अपनी हिस्ट्री कॉमननेस से ऑर्गेनाइज किया है। अब इनको ब्रेक थ्रू कैसे होता है, बस जहाँ पर आगे ख़त्म कर देंगे। यही जो स्ट्रक्चर जो बने हैं, ये तो बने थे पीपल एस्पायरेशन, एजेंडा उनका था मनी, इसमें कोई प्रो नेचर प्रो एजेंडा, मैं कैपिटल कॉर्पोरेट सिस्टम के अंदर की बात कर रहा हूँ, उसी में पैदा हुए हैं ये। जब कॉर्पोरेट सिस्टम ने इंटरडिपेंडेंसी बढ़ गई और वो इंटरडिपेंडेंसी ने कॉमन बात की कि अब आप ह्यूमन हिस्ट्री के मुताबिक, अपनी जेनेटिक कोड के मुताबिक, कल्चर के मुताबिक साझापन बना लो, और बनाया। एक बात उसमें अब एजेंडा था मनी का ही, इकानमी का एजेंडा था मेन, कॉर्पोरेट इकानमी का पैसा कैसे कमाए, ये है वो है। तो उसमें अगर ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करते तो आपके सामने एग्जांपल सामने जिंदा पड़ी है चाइना वाली, कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया और आज वो कहाँ खड़ा है, वो अलग से इशू बात है। मगर इसको तोड़ा कैसे गया ग्लोबल मार्केट सिस्टम ने, सुपर पावर प्लस इसमें इकानमी ने, कि सार्क में वो लाया गया, वो तालिबान वो एजेंडा, वो अपना अमेरिका वाला एजेंडा, वो ग्लोबल टेररिज्म वाला, और जहां उसका कन्वर्शन आ गई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। जब तक भारत सरकार का एजेंडा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मेन रहता है, वो सार्क में टूटन पैदा करेगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कौन कर रहा है? सार्क का दूसरा बड़ा पार्टनर मेन इंडिया के, दूसरा पाकिस्तान के नाम पर इल्जाम है। इसका मतलब यह है कि नरेटिव क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, इंटरेस्ट लोगों की सुरक्षा का, टारगेट सुपर पावर की सपोर्ट में, कि सार्क टूट जाए और ये हमारे साथ चल पड़े। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ईरान आउट, और उसके बाद जो बड़ा बना था ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वो तो 12, 13, 18 कंट्री हैं। अफ्रीका में भी हैं कुछ बेचारे गरीब गुरबे अफ्रीका वाले भी, नाइजीरिया भी है उसमें, अल्जीरिया भी है, लीबिया भी है, देखा मैंने। तो अब उनमें यूएई को निकल गया, मैं नहीं रहूँगा तुम्हारे साथ। गल्फ ऑर्गेनाइजेशन ओपेक जो फैसला करता है उनमें यूएई बाहर कर दिया। तो वो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट शटर करके ग्लोबल सुपर पावर ने अपने से उसको इंटरेस्ट कर दिया। नाफ्टा, G7 की मीटिंग हुई, जब रिसेंटली बात है, फरवरी की शायद के मार्च की बात है जी। G7 की मीटिंग हुई, ट्रंप ने पता नहीं किसको कोई कनाडा के बारे में रिमार्क कस दिया, तो कनाडा वाला पीएम उठ के चला गया, उसके पीछे फ्रांस वाला भी चला गया, जर्मनी वाला चला गया, इटली वाली भी उठ गई, रह गया ट्रंप अकेला। ये सिग्नल बताता है कि अगर आप अति सुपर पावर के आधार पर आप इकानमी को डाउनग्रेड करोगे तो वो भी खत्म हो जाएगी। अगर भारत क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एजेंडा या घुसपैठी का एजेंडा लेकर के आएगा तो जहाँ की इकानमी को डबंक कर देगा। इसमें दो ही लॉजिक है सिर्फ आपके, बाकी कुछ नहीं, कि
बांग्लादेश की जीडीपी देख लो आप और इंडिया की जीडीपी देख लो, $50 का फर्क है सारा, $50। और बिहार की पर कैपिटा इनकम और बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम तो बिहार की उससे कई गुना नीचे है। अब ये बताओ कि कोई पंजाब का नौजवान बच्चा, हरियाणा का नौजवान बच्चा, जम्मू कश्मीर का या वेस्ट यूपी का नौजवान बच्चा या दिल्ली का बच्चा अफ्रीका में जाएगा काम करने या अमेरिका कनाडा में जाएगा? इतनी कॉमन सेंस तो है यार कि बांग्लादेशी की जैसी पर कैपिटा इनकम ऑल इंडिया से ज़्यादा है। 50 का फ़र्क है, ज़्यादा इतनी नहीं, $50 का फ़र्क है। मोर और लेस उसका साइज देख लो, अपना साइज देख लो। तो वो आदमी बांग्लादेश वाला बिहार में आएगा, क्यों आएगा ये तो बताओ यार। क्या हम तवक्को करते हैं कि अपने बच्चे जो है वो अफ्रीका में जाएं काम करें, हमारे बच्चे अर्ग जाएंगे, कनाडा जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, यूरोप में जाएंगे? क्यों है ये? जब अपने अंदर पैमाना डिफरेंट है, उनके अंदर उल्टा पैमाना कैसे हम मान लेते हैं? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वेस्ट बंगाल की इनकम जो है वो बांग्लादेश से पर कैपिटा कम है, ऐसे इंडियन स्टेट्स में ज़्यादा है, बिहार से ज़्यादा है, यूपी से ज़्यादा, एमपी से ज़्यादा है, मगर बांग्लादेश के कम है। तब बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल में क्या करने आएगा ये तो बताओ यार। कनाडा वाला कोई आया इधर काम करने, मैं मजदूरी करना आ रहा हूँ, या अमेरिका वाला कोई आया मजदूरी करने। ये जब हम उल्ट पलट बातें माइंडसेट से काम चलाते हैं और वो पुरानी कहावत है ना, हमारे यहाँ पे कथा सुनते हैं और कथा को वैसे ही परोस देते हैं, तो जो हमें पॉलिटिशियन कथा सुनाते हैं उस कथा में तो वैसी बात मान के चल पड़ते हैं और हम प्रचार करने शुरू करते थे। तो जब तक हम चीज़ों को लॉजिकल, हाँ जी कब सी बस बस अब ज़्यादा हो जाएगा, बस चलो। हाँ एक परसेप्शन, इसलिए कह रहा हूँ मैं, परौठे ने सुस्ती करती। अच्छा अच्छा। एक मैं किताब पढ़ रहा था कि किसी इंग्लिश में लिखी है औरंगजेब के बारे में, कि औरंगजेब के बारे में कितने मिथ्स हैं और कितनी उसकी रियलिटी है। तो वो ज़्यादा नहीं जाता मैं, उसमें एक ही बात क्वेश्चन की डिस्कस हुआ है कि ये जो है कि 1.25 मन जनेऊ उतारना और हैं जी डेली और रोटी खानी, सही है ना कि 1.25 मन जनेऊ उतार के वो रोटी खाता था। हाँ जी यही प्रचार है ना। अब कैलकुलेटर आपके पास, तो सज्जू जी कह रहे हैं AI है, वो AI आपके पास। अब ऐसा करो कि 5 ग्राम का जनेऊ, और आप कैलकुलेशन करना, आप जहाँ पर रहने दो आप, मैंने की है, 5 ग्राम का जनेऊ और 50 किलो जनेऊ आप तोड़ लो, कितना बनता है? एक बात तो उतनी कन्वर्शन डेली आ गई नहीं आपकी। और फिर उसके बाद उसने 40 45 के 50 साल राज किया, 49 साल राज किया है। तो 49 साल को मल्टीप्लाई कर लो आप, तो वो पॉपुलेशन बनती है 17 करोड़। और उस वक्त का टोटल एस्टिमेट, टोटल काबुल, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश ये डाल करके बनती है 14 के 15 करोड़। 15 करोड़ सब कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन और 17 करोड़ की कन्वर्शन औरंगजेब करता है। बताओ जी हमारे दिमाग का दिवालियापन तो क्या है? बताओ ना, सोचो। अगर इस पर नहीं हम सोचते कि हमारे दिमाग का दिवालियापन कहाँ है, कहाँ वो प्रचार करें, हम उसको कैसे काउंटर नहीं कर पाते, बात NSCPM की आगे नहीं बढ़ेगी। जब आपके पास लॉजिक नहीं अगले कैंडिडेट को तोड़ने के लिए, तो कहाँ फंसे रहेंगे हम? ठीक है, एक गाड़ी होती है ना ट्रेन, एक गाड़ी इधर जा रही है, गाड़ी इधर जा रही है, पटरियाँ अलग अलग हैं, चलते रहती हैं। वो अपना प्रचार करें, हम अपना प्रचार करेंगे, बस हमें सेटिस्फेक्शन है कि हमारी डायरेक्शन ठीक है। मगर पता तब लगेगा ना जब दोनों गाड़ियों की टक्कर हो, फिर पता लगता है कि आइडिया कौन सा आ गया। लाओ मैदान में, जब वो आइडिया मैदान में नहीं लाते हम ओपनली, आओ करो कैलकुलेशन, हम आपके सामने हैं, करिए, लइए लाजे कोई, और उसके साथ वो लिस्ट दे दो आप कि जिन मंत्रों को औरंगजेब ने पटे दिए हैं, जिनको जगीरें दी हैं, वो एग्जाम्पल दे दो साथ, ये हैं 72 टेम्पल्स। फिर बताओ। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब किसी नैरेटिव को तोड़ना हो, तो अब बात जो है सम अप करते जहाँ आ जाती है कि
रीजनल जो सुपरा नेशनल ग्रुप्स बने थे वो बने थे लोगों की एस्पिरेशन के मुताबिक, कि जैसे उनकी ह्यूमन कॉमन हिस्ट्री है उसके मुताबिक, और उनका एजेंडा था कैपिटल की ग्रोथ करना, पूंजी की ग्रोथ करना। कोई एजेंडा प्रो नेचर प्रो ह्यूमन नहीं था, ये नोट कर लो एक। और महाशक्तिवाद ने आकर के उन कोऑपरेशन काउंसिल को, कि कल जा कर के मेरा जो आकर के जो है ये जो रीजनल ग्रुप्स जो हैं ये गड़बड़ी ना पैदा कर दें, तो उनको उसने कैसे कैसे तोड़ा और कौन कौन सा नेरेटिव चला दिया। सार का टूटना आपके सामने आ गया, गल्फ़ का कोऑपरेशन काउंसिल का टूटना आपके सामने आ गया, नाफ्ता का टूटना आपके सामने आ गया, मरकूज का टूटना के जो वेनेजुएला को कैद करके ले गया और उनकी ऑर्गेनाइजेशन बोल नहीं सकती बेचारी। बताओ, जब इस किस्म की पोजीशन हो तो डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि अभी उसके पास जहाँ इकनॉमी के तौर फेल हो जाता है तो वहाँ मिलिट्री लागू कर देता है। जे रीजनल ग्रुप्स जो बने थे, हाँ एक रह गया ब्रिक्स वाला, हाँ ब्रिक्स, वो भूल ही गया। अच्छा, ब्रिक्स एक जो बना था वो बना है हेट्रोजीनियस, जो सबसे अलग है, जिसमें कहाँ ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, रशिया, यूरोप, उसके बाद अपना इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये हेट्रोजीनियस है। वो पहले इसलिए बताया कि उनकी हिस्ट्री कॉमन थी, उनका टोपोग्राफी कॉमन थी। इनकी टोपोग्राफी कॉमन नहीं है, इनकी हिस्ट्री कॉमन नहीं है, इनका एक एजेंडा है, वो इकनॉमिकल तौर पर आगे जाना। और ब्रिक्स में 5-6 कंट्री की फाउंडेशन थे और आज उसके 12 मेंबर हैं, 13 मेंबर, और जो पार्ट टाइम मेंबर वो डाल के 17-18 बन जाते हैं। तब मैं 12 की बात कर रहा हूँ सर। तो 12 मेंबर की जो इकानमी है, आजकल ब्रिक्स प्लस लिखते हैं उसको, वो 40% ऑफ द ग्लोबल इकानमी है। जिस ग्रुप के पास 40% इकानमी हो 12 कंट्री के पास, वो क्या अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्स को रेगुलेट कर पाते? नहीं कर पाते। मगर ब्रिक्स में टूटन है कि उसका जो मेन फाउंडर मेंबर था उसको यूएसए ने खसका लिया है, और वो है भारत। अभी ब्रिक्स की मीटिंग हुई और जहां पर गाजा के हक में, इजराइल के खिलाफ या ईरान के हक में कोई रेजोल्यूशन नहीं पास होगा, कॉमन लैंग्वेज नहीं बनी। अपने वाला ये कहता है कि आप इजराइल का नाम हटा दो। वो कहते हैं इजराइल का नाम हटा दो, गाजा का जेनोसाइड किसके नाम पर डालें ये तो बता दो। अगर इजराइल का नाम हटाना है तो गाजा का जेनोसाइड किस नाम से डालें बताओ। अगर चाइना को, ईरान को, अमेरिका को और इजराइल को बराबर रखना है, कई लिखते हैं, कईयों लिखा देखा मैंने कि वार बिटवीन अमेरिका, इजराइल एंड चाइना। इसका मतलब जो वो पुट कर रहे हैं कि एक तरफ खेमा ईरान का है, एक तरफ इजराइल और अमेरिका का है। ये टोटल प्रपोर्शन गलत है। ये ऐसे है कि जो मारने वाला है वो भी बराबर, जो मार खाने वाला है विक्टिम जो है वो भी बराबर। जब आप अग्रेसर को और विक्टिम को बराबर कर देते हैं, इससे ज़्यादा नाइंसाफ़ी और क्या है कि मुझे हैंडीकैप होते, मुझे थप्पड़ पड़ रहे हैं और कहते हैं हाँ इसका भी कोई कसूर तो होगा यार। आप बताओ कि मैं बूढ़े के मुझे थप्पड़ पड़ रहे हैं और ये कहेंगे इसका भी कोई कसूर तो होगा कोई, जिसका मतलब आप मारने वाले को और उस हैंडीकैप ओल्ड सिटीजन को आप बराबर ठहरा रहे हैं। तो ईरान को जब अमेरिका और इजराइल के साथ इक्विटी में आप बराबर कर देते हो, हम एक ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो हम लिखा हुआ ना डीह्यूमनाइजेशन, हम उस डीह्यूमनाइजेशन के एजेंडे पर चढ़ के ये बात करते हैं, चाहे हम भूले में बुढ़ापे में करें या सादापन में करें या कॉन्शियसली करें। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि सुपर पावरिज्म और रीजनल सुपर पावर, जो रीजनल सुपरा नेशनल ग्रुप्स जो बने हैं ना, जब तक ये सुपरा नेशनल ग्रुप्स स्ट्रांग नहीं बनते
क्योंकि वो बने हैं कॉमन हिस्ट्री, कॉमन जेनेटिक कोड, कॉमन टोपोग्राफी। अगर सार्क स्ट्रांग होता है तो जो नया क्राइसिस जो आया है, जिसकी दिल्ली मीटिंग हो रही है, को कह रहा साथी इधर पानी पर, तो वो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट की जो रिपोर्ट आई है, उसने कहा है कि ये दुनिया में पानी का बैंकरप्सी आ जाएगी, सारे प्लेनेट से पानी मुक्जा खत्म हो जाएगा, और 2 अरब लोग अभी दुनिया में हैं जिनमें साल में कम से कम 1 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा पता नहीं कितनी देर तक वो पानी की किल्लत झेलना पड़ती है। जब ये पानी का क्राइसिस वर्ल्ड में यूएनओ मार्क कर रही है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन का यूएनओ मार्क कर रही है, और हम बैठे हैं सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। अब बताओ हमारी अकल और जो क्राइसिस है और वो हमारा कहाँ खड़े हैं। इसका मतलब ये है कि आज इंडस जो है वाटर ट्रीटी को हम एक ह्यूमन पीस ऑफ ब्रिज बना सकते हैं, कि पानी को एक शांति का पुल बनाकर के इस्तेमाल कर सकते हैं, कि इंसान की हेल्थ के लिए ताज़ा पानी ज़रूरत है, हम आपको ताज़ा पानी पीने की ज़रूरत देंगे, सप्लाई करेंगे, हर हालत में देंगे, बराबर बांट के खाएंगे, कम होगा तो कम पिएंगे, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पिएंगे। हाँ, एग्रीकल्चर पर प्रोडक्शन के हिसाब से हम अपना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अगर ये अप्रोच प्रो नेचर प्रो ह्यूमन बने तो। अगर प्रो नेचर प्रो ह्यूमन अप्रोच नहीं बनती तो वही झंडे पुराने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, घुसपैठिया, ये ऑन दी होल टोटल कारपोरेट सुपर पावरिज्म, रीजनल सुपर पावरिज्म को झंडे को सपोर्ट करते हैं, चाहे हम कॉन्शियसली करें या अनकॉन्शियसली। धन्यवाद। अगर बहुत सारी बातें रह गई होंगी तो बाद में करेंगे। धन्यवाद।